आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। रेडियो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं हूं शालिनी मित्तल, आपकी दोस्त, और आप सभी का स्वागत करती हूं आज के रेडियो डॉक्टर में। बता दें, आज के हमारे रेडियो डॉक्टर रहेंगे डॉक्टर दीपक जोशी, जो कि डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में। आज का हमारा विशेष जो कार्यक्रम है वो समर्पित रहेगा स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर पर। हम जानेंगे क्या है स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हमें मिल सकती हैं, कैसे पेशेंट्स यहाँ पहुंच सकते हैं और किन चोटों की या किन इंजरीज की यहाँ पर चिकित्सा की जाती है, कैसे की जाती है, ये सारे बिंदुओं पर हम आज बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ से, जो कि हैं डॉक्टर दीपक जोशी। तो सबसे पहले मैं ये भी बता दूं अपने श्रोताओं को कि अगर इस विषय से संबंधित आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। हमारे फोन लाइंस खुल गए हैं। हमारे 2 फोन लाइंस हैं, एक व्हाट्सएप नंबर है, तो नोट कर लीजिए। अगर आज पहली बार आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं तो नोट कर लीजिए हमारी फोन लाइंस जो आज की हैं 23421080, 23421082। ये आज 2 लाइन्स हैं जो हमारी खुली हैं, जिस पर आप प्रश्न कर सकते हैं। डायल करने से पहले अगर दिल्ली के बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर डायल करें। साथ ही अगर आप मैसेज के जरिए हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न हमको लिखकर भेजना चाहते हैं, 9968751866 इस पर आप जुड़ सकते हैं। आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर। तो सुनते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो पर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज का विषय स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। इस पर खास तौर पर आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में और इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर दीपक जोशी, जो आज हमारे गेस्ट हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर दीपक जोशी का सबसे पहले स्टूडियो में। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के FM के स्टूडियो में आपका। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। और मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके इस लाइव प्रोग्राम में। And lots of thanks. Thank you sir for taking out time and coming. बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और बहुत सारी जो उनकी प्रश्न होते हैं उनके मन में, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास बार बार ये एक कहेंगे कि एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम जो स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है, जो अपने आप में एक हस्ती रखता है, एक अलग ही तरह का एक सेंटर है। मेरे ख्याल में पूरे विश्व में एक ही अलग तरह का सेंटर है। मतलब हमारे इस एरिया में तो मतलब इंडिया में एशिया पैसिफिक में मतलब अलग तरह का एक सेंटर बना था। और इसके बारे में खूब सुना गया है कि बहुत अच्छा बना हुआ सेंटर है और नई बिल्डिंग में भी आप शिफ्ट हो गए। तो हमने सोचा कि इस विषय पर क्यों ना हम ये कार्यक्रम करें और आप इसके डायरेक्टर होने के नाते हमें बहुत सारी इसके बारे में बात बता पाएंगे। तो सिर्फ हमारे श्रोताओं से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके मन में भी अगर कोई क्वेरी हो, कुछ जानना चाहें आप स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के बारे में, यहाँ किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरह से पेशेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, तो सफदरजंग हॉस्पिटल के स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर पर आज ये विशेष कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें प्रश्न आप भेज सकते हैं फोन के माध्यम से, डॉक्टर साहब के साथ जुड़ सकते हैं 23421080, 23421082 के माध्यम से। और अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें 9968751866। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न जो मैं जानना चाहूंगी, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर किस तरह का सेंटर है? थोड़ा सा टाइम लूंगा। स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग में पहले एक छोटी सी क्लिनिक से बना था 1997 में, फिर कॉमनवेल्थ में इसका विस्तार हुआ, जो करीब ये 10 अराउंड 7 फ्लोर बिल्डिंग बनी, 45 बेड स्पेशली इसको दिए गए। और स्पेशली वो था कि कॉमनवेल्थ गेम्स के जो एथलीट्स हैं जो आएंगे उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनके इलाज के लिए। फिर ये सेंटर इतना पॉपुलर हुआ कि इसके तर्ज पे काफी सिटीज में जैसे KGM लखनऊ में, जैसे PGI रोहतक और इवन साउथ में काफी जगह ये इस तरह के सेंटर खुलने लगे। तो फाइनली क्योंकि हमारा लोड इतना बढ़ने लगा हमारे मरीजों का, तो सरकार ने, भारत सरकार की तरफ से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंटर है, एक बहुत ही बड़ा और आलीशान और बिल्कुल न्यू एंड
बहुत ही मतलब बेहतरीन जो इक्विपमेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे हो सकती हैं वो इस नए सेंटर में लगाई गई हैं। और मतलब इसका अगर आप लुक देखोगे किसी भी कॉर्पोरेट, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी भी वेस्टर्न हॉस्पिटल से कम नहीं होगा। मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग। हाँ, और सारी फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये भी हम जानेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज वहाँ पर अवेलेबल हैं डॉक्टर साहब। मुझे लेकिन उससे पहले ये जानना है कि ये जो स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, जैसा आपने कहा बहुत सारे लोगों को कैटर करता है, इसकी रिक्वायरमेंट हुई और फिर अब लोड बहुत हो गया, आपने ये शब्द यूज किया, तो लगभग कितने लोगों का इसमें इलाज होता है? क्या कोई काउंट तो होता होगा? जैसे अभी हमने नए सेंटर में जनवरी में शिफ्ट किया है। इससे पहले करीब ओपीडी लोड हमारा डेली के डेली करीब 450 के करीब मरीज पर डेली होता था, और अब ये बढ़ के करीब 700 से भी ऊपर पार कर गया है। अभी ये 3 ही महीने हुए हैं इसको खुले हुए। अच्छा। नए सेंटर को। और जो हमारा सर्जिकल लोड है वो करीब 250 से 300 से मरीज हम ऑपरेट करते थे, सर्जरीज करते थे, वो लगभग लास्ट मंथ का करीब 500 के करीब है। तो इस तरह लोड जो ट्रीटमेंट है ये इस तरह का है और ये बढ़ता जा रहा है। तो इतना तो आप बता रहे हैं कि डेली ओपीडी है और जो अलग तरह से जो इसके आप ऑपरेशंस करते हैं वो है, तो कितना स्टाफ है और स्टाफ में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है? इसमें डॉक्टर्स हैं वेरियस तरह के, जैसे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो करीब 18 हैं स्पेशलाइज्ड, और रेजिडेंट डॉक्टर्स वो करीब 30 हैं। सिमिलरली जो एनेस्थीसिया का स्टाफ है वो करीब फैकल्टी और डॉक्टर्स मिला के करीब 40 का स्टाफ उसमें है। और जो पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, वो करीब 150 के करीब नर्सेज हैं हमारे पास। और बाकी जो सफाई है, जो पैरामेडिकल जो स्टाफ है, इसको मिला के टोटल के करीब आई थिंक 700 to 800 का स्टाफ होगा हमारा, अगर हम सब कुछ मिला के चले आउटसोर्स और उसका। तो ह्यूज सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर है। और जो फैसिलिटीज वाइज हम देखें, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इस पर्टिकुलर सेंटर में जो हमारा पहले सेंटर से जो बदलाव हुआ है वो है रिहेबिलिटेशन और स्पोर्ट्स मेडिसिन पार्ट। मतलब कि मरीज को चोट लग के प्लेयर को वो किस तरह जल्दी से जल्दी फील्ड में जाए ताकि उसका करियर खराब ना हो, उस पे ज्यादा हमने कोशिश की है। सर्जिकल तो डेफिनेटली बड़ा है, लेकिन हमने बहुत ही एक्सटेंसिव रिहेबिलिटेशन और स्पोर्ट्स मेडिसिन और जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली जो हमने मशीन्स नहीं लगाई हैं वो है। तो डॉक्टर साहब क्या कुछ रिसर्च भी होती है स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन या स्पोर्ट्स मेडिसिन में यहाँ पर? डेफिनेटली हम काफी सारे एरियाज में रिसर्च कर रहे हैं, फील्ड्स कर रहे हैं, पब्लिकेशंस भी कर रहे हैं। अब नए सेंटर में क्योंकि हमारे पास बहुत ही नई अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स जो हमने लगाई हैं जो कि प्लेयर्स को जल्दी रिकवरी करने के लिए हैं, तो हम उन पे हम अपना शोध कर रहे हैं और वेरियस प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। अभी नया ही खुला है, तो आई थिंक हम अगले 1.5 से 2 साल में कुछ इस तरह के हम प्रोटोकॉल्स बना सकेंगे जिससे मरीज, एक तो हमारा टारगेट यह है कि जो प्लेयर है वो उसको चोट ना लगे। सबसे पहले तो है कि लगे ही ना चोट, अगर लग जाए तो वो कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है। बेसिकली इस एरियाज में हम लोग वर्क कर रहे हैं। जी, तो जैसे आपने कहा स्पोर्ट्स इंजरीज पर खासतौर पर काम किया जाता है, तो क्या सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन इसमें आ सकते हैं? क्योंकि इस तरह की इंजरीज जो होती हैं वो और भी तरह से हो सकती है। कोई ट्रेडमिल पे अगर वर्कआउट कर रहा है या योग कर रहा है तो उनमें भी ये इंजरीज होती हैं, तो क्या डॉक्टर साहब वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्समैन के लिए है ये। जैसे सफदरजंग की जो पॉलिसी है, सफदरजंग हॉस्पिटल में आ रहा हूँ, मुझे करीब 26 साल हो गए हैं इस हॉस्पिटल में। हमारी पॉलिसी है रिफ्यूज नो वन। तो जो भी हमारे पास आएगा, जो भी हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो करेंगे, नहीं तो हम दूसरे डिपार्टमेंट को रेफर कर देंगे। पर ऐसा नहीं है, जो भी रिलेटेड इंजरीज भी होती हैं, जैसे घुटने की एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी सबसे ज्यादा चोटिल होती है प्लेयरों में, ऐसा नॉर्मल पॉपुलेशन में भी होती है। तो अगर वो नॉर्मल पॉपुलेशन वाला भी आएगा, क्योंकि हम दूरबीन से इलाज करते हैं, तो हम वो भी उसको भी हम ट्रीट करते हैं। तो यू विल नॉट रिफ्यूज एनी? वी विल नॉट रिफ्यूज। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको समस्या है और आप वहां पर इलाज कराना चाहते हैं तो आपको वहां पर सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। कैसे होंगी और किस तरह से कांटेक्ट करना होगा ये भी हम डॉक्टर साहब से जरूर जानेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक मैसेज आया है। संजित हैं, दिल्ली में रहते हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं 30 साल का हूं और कुछ सालों पहले इनकी ACL सर्जरी हुई है और मैंने सुना है कि जिनकी ACL सर्जरी होती है दे आर प्रोन टू आर्थराइटिस आफ्टर 40s। इज दिस ट्रू? एंड इफ इट इज ट्रू, व्हाट प्रिकॉशंस शुड आई टेक? ऐसा है कि ACL किया इसलिए जाता है ताकि आर्थराइटिस ना हो,
क्योंकि बार बार अगर ACL टूटा है और बार बार घुटना ट्विस्ट करेगा तो आर्थराइटिस जल्दी होने के चांसेस हैं। तो ये प्रिवेंटिव लिगामेंट है, प्रोटेक्टिव लिगामेंट है। तो ऑपरेशन करने का मकसद ही ये है कि आर्थराइटिस ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ACL सर्जरी तो एक 10% पार्ट है, लेकिन उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन है, जो ACL जो आपका नया बना है उसको ट्रेन करना, कि आपका जो दिमाग है, जो ब्रेन है, उसके न्यूरॉन्स आइडेंटिफाई करें कि वो नया ACL वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहला। उसके लिए एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल और एक्सरसाइज प्रोटोकॉल होता है जो कि फॉलो करना चाहिए। वो ही आपको आगे प्रिवेंट करेगा आर्थराइटिस से और प्रिवेंट करेगा। आइडिया है कि टूट गया, अगर खिलाड़ी का ACL टूट गया, इसका मतलब ये है कि हमें उसको वापस खेल तक ले जाना है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ करिए, लेकिन वो एक्सरसाइज और रिहेबिलिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट तो डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे ये सर्जरी अगर किसी को हुई है, रिसेंट हुई है, तो आप उनको कुछ रिहेबिलिटेशन के एक्सरसाइजेस बताते होंगे, लेकिन अगर ये सर्जरी पुरानी हो गई है तो क्या वो भी कुछ कर सकते हैं? डेफिनेटली अगर पुरानी और मरीजों को प्रॉब्लम है, कई बार ACL द्वारा भी टूट जाता है, खिंच जाता है, तो ऑपरेशन द्वारा करना पड़ता है। लेकिन अगर सपोज करो पेशेंट नहीं है तो हमारे पास ऐसी मशीन्स हैं जिसके ऊपर हम लोग टेस्ट करते हैं, स्ट्रेंथ टेस्ट कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं हम लोग की इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और इतनी कमी है, तो हम उस हिसाब से उसका एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बनाते हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। बैलेंसिंग एक्सरसाइज बनाते हैं ताकि एक पैर पे खड़े होना, आंख बंद करके खड़े होना, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो आप भी हमें प्रश्न कर सकते हैं। आपको हमने नंबर्स बताए, एक बार दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। 23421080, 23421082 ये हमारे फोन नंबर्स हैं। 011 हमारे बाहर के श्रोता डायल करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, तो आइए डॉक्टर साहब इनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार मैम। जी नमस्ते मैम, मैं डॉक्टर साहब से ये डॉक्टर साहब की भी नमस्कार है एंड हैट्स ऑफ टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा वहाँ से इलाज चल रहा है। मैं राजीव बात कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ दिल्ली कैंपस एरिया से। सर, मैं आपके हॉस्पिटल में वहाँ पर आया था और मेरे को क्या है कि 60 इयर्स ओल्ड हूँ मैं, और मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता था। तो अब थोड़ा रिलीफ है दवाइयाँ खाने से, लेकिन क्या है अब मेरे टांगों में रोज दर्द होता है और सर मैं पैर पटक पटक करके सोता हूँ। मेरे जो नीचे है ना, घुटने के नीचे है सारा, उसमें पिंडलियों में बहुत दर्द रहता है। और ये सब क्या है और कैसा है, मुझे ये बताएंगे सर? मेरे को दवाइयाँ दी उन्होंने, कैल्शियम VD, और डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि क्या डायस्ट्रिन। हाँ, आपने दिया होगा, यही नॉर्मल ट्रीटमेंट है। अगर आपको एज है तो चांसेस ये है कि आपको आर्थराइटिस हो रही है। अगर आपको आर्थराइटिस है तो उसका ट्रीटमेंट ऑल डेफिनेटली, जैसे हम एक्सरसाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है आर्थराइटिस में। अगर एक्सरसाइज से नहीं होता इलाज तो ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज पे आपको ज्यादा ध्यान देना। पानी आपको करीब 2.5 से 3 लीटर पीना है, और विटामिन D और कैल्शियम तो डेफिनेटली लेना ही चाहिए इस एज में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो इंजरीज होती हैं, कौन कौन सी आम तरह की देखने में आती हैं चोटें जो आप लोग देखते हैं? जो कॉमनेस्ट इंजरीज हैं जिनमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। प्लेयर्स आते हैं हमारे पास दूर दूर से कि दर्द हो रही है घुटने में, साइड में दर्द होगी, है कि घुटने की 2 तरह की 3 जॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन आते हैं हमारे पास इंजर लेके जो प्लेयर्स में। सबसे पहला है घुटना, दूसरा है शोल्डर कंधा, और तीसरा है टखना या एंकल। सो ये 3 जॉइंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्प्रेन, छोटी सी लिगामेंट में स्प्रेन हो गई, उस तरह के पेशेंट्स जब आते हैं हमारे पास, एडवाइस उनमें रेस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर वो चोट में या दर्द में या लिगामेंट स्प्रेन में खेलेंगे तो परमानेंट इंजरी बन जाएगी, फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और जो सर्जिकल साइड है तो सबसे कॉमनेस्ट हमारे पास अगेन घुटने के सर्जरी सबसे ज्यादा होती है, जिसमें ACL या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी सबसे कॉमनेस्ट है ऑलमोस्ट सारे गेम्स में। और दूसरा जो थ्रोअर्स होते हैं, जैवलिन थ्रोअर्स हैं, रेसलर्स हैं, वुशु प्लेयर्स हैं, बॉक्सर्स हैं, इनमें कंधे की चोट हमें ज्यादा देखने को मिलती है। और जो रनर्स हैं उनमें हमें स्ट्रेस इंजरीज और एंकल इंजरीज ज्यादा देखने को मिलती हैं। डॉक्टर साहब, जब हमारी कोई भी प्लेयर जो होता है नेशनल पे खेलने जाता है या इंटरनेशनल पे जाता है, तो उनके साथ उनके डॉक्टर्स भी साथ में जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट साथ में जाता है, तो उस समय इंपॉर्टेंस हो जाती है कि कितनी जल्दी से जल्दी उनको ठीक किया जाए। तो क्या ये प्रोसीजर कुछ डिफरेंट हो जाता है वहां जाकर उनके ट्रीटमेंट का?
हाँ, जो पेशेंट, जो प्लेयर्स हमारे पास कोचेस काफी सारे आते हैं, मेन तो यही आता है, सबसे पहला प्लेयर यही होता है मैं खेलूं। पहली लाइन आप उनसे पूछोगे आपको यही है, तो सबसे पहला सवाल ही यही होता है कि मैं खेलूंगा कब। करियर स्टेक पे होता है, इतने टाइम की ट्रेनिंग स्टेक पे होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ जो सर्जिकल होता है तो हमें कई बार उनको काउंसिल करके, प्यार से बता के, समझा के कि खेल पाओगे, इस सर्जरी के बाद इतने महीने बाद खेल पाओगे। और जो छोटी चोटें होती है उनमें जल्दी, जिसमें हमें कभी इंजेक्शन लगाना पड़ता है PRP का या कोई और इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिससे वो जल्दी से जल्दी खेल पाए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि असेसमेंट करना। जो हमारे पास लेटेस्ट मशीन्स हैं, जो बेसिकली जैसे हुबर हो गया, जो बैलेंस सिस्टम है, जो हमारे पास अल्ट्रा मॉडर्न जिम है, और जो बहुत सारी मॉडलिटीज हैं ट्रीटमेंट की, IFT, ESWT, और जो मतलब जो बेस्ट हो सकती हैं वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारी हमारे पास हैं, जिससे वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। जी, तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और इंटरनेशनल पे या नेशनल जब वो खेलने जाते हैं तो वो फैसिलिटीज भी उनको सब मिलती हैं। बिल्कुल, सारी फैसिलिटी, जो आप फैसिलिटी आप बोलोगे जो इंटरनेशनल लेवल पे है, होगी कहीं भी, वो हमारे सेंटर में है। जी, तो ये भी मैं जानना चाहूंगी कि किस जो ये इंजरी जब होती है और आपके पास पहुंचते हैं तो किस तरह से ट्रीटमेंट रहता है, किन किन तरह से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है? जैसे आमतौर पे एक कोई भी प्लेयर हमारे पास कहीं भी दूर से आता है तो हम उसको असेस करते हैं। सपोज करो उसको सर्जरी की जरूरत है, ACL टूट गया है, सर्जरी की जरूरत है, तो सबसे पहले उनके टेस्ट वगैरह होते हैं जो सर्जरी के लिए पहले कराए जाते हैं। तो इन द मीन टाइम जो 3-4 दिन में जब उसके टेस्ट वगैरह सब हो रहे होते हैं, हम उनको फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज पे, रिहैब पे डाल देते हैं, जिससे उनकी जो मसल टोन है वो इतनी अच्छी हो जाए कि सर्जरी के बाद वो जल्दी से जल्दी पैर पे खड़े हो सकें और रिकवर हो सकें। तो हमारा यही प्लेयर के लिए यही है कि जैसे ही वो आए, अगर सर्जरी चाहिए तो जल्दी से जल्दी हो जाए। ट्रीटमेंट कुछ भी फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन या वाटर थेरेपी या हाइड्रोथेरेपी या वाटर बेस्ड थेरेपी हमें करानी है तो भी इमीडिएटली हो जाए, जिससे वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे। ऑपरेशन एक बार हो गया तो ऑपरेशन तो अगेन जैसे 10-20% ही है, 80% तो डेफिनेटली उसका जो रिहैबिलिटेशन है वो इंपॉर्टेंट है। वो हम कितना शॉर्ट कर सकें। सपोज करो उसको आमतौर पे हमें 8-9 महीने लगते हैं फुटबॉल खिलाने में, वो हम 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने कैसे उसको हम रिड्यूस कर सके, हम बेसिकली उस पर वर्कआउट करते हैं। और इसके लिए मतलब पिछले 10 साल में हमारे स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में MD स्पोर्ट्स मेडिसिन का कोर्स चल रहा है। वन ऑफ द इट्स का टाइप है, सबसे ज्यादा MDs प्रॉब्ली हमारे यहीं से निकल रहे हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन के। तो हम एक मैन पावर भी क्रिएट कर रहे हैं देश के लिए, जिससे ये जो डॉक्टर्स हैं इनका काम ही यही है, एक तो इंजरी प्रिवेंशन, ताकि फटीग में पेशेंट्स को, प्लेयर्स को इंजरी नहीं हो। अगर इंजरी हो जाए या सर्जरी हो जाए, उससे कितनी जल्दी ये उनको रिकवर करा सके। तो ऑल टुगेदर ये डिफरेंट फील्ड ऑफ डॉक्टर्स हैं जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है और ये आजकल बहुत जरूरत है इसकी, डेफिनेटली। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेंगे 4 बजे तक। तो श्रोताओं को बता दें, अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन करें और मैसेज करें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ शालिनी मित्तल, और आज का हमारा विषय है विशेष स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली पर आधारित। और आज के हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक जोशी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली। तो डॉक्टर साहब, बहुत सी बातें आपसे अभी पता लगी हैं, पर बहुत सारी और जानकारी हमारे श्रोताओं को भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो ये बताइए कि ये जो चोट, आम कौन सी चोट है आपने बताई, लेकिन क्या प्रकार भी होते हैं इन चोटों के? कोई टाइप्स होते हैं क्या इंजरीज के? अगर जो हम लेके चलें कि सबसे कॉमनेस्ट जो इंजरी अगर हम लेके चले, लिगामेंट इंजरी जी, तो लिगामेंट्स इंजरीज में ग्रेड्स होते हैं, हम लोग कहते हैं ग्रेड। तो जनरली क्या होता है, जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मतलब जो छोटी चोट्स होती हैं, उसमें मतलब लिगामेंट जस्ट खिंच जाता है, तो उसमें प्लास्टर देके या ब्रेस देके और फिजियोथेरेपी देके, आमतौर पर रेस्ट देके, आमतौर पर ये चीजें ठीक हो जाती हैं। हैमस्ट्रिंग इंजरी, टेंडन इंजरीज हो सकती हैं जैसे। एक होती है ग्रेड 3 इंजरी की, वो टूट ही गया है पूरा। तो वो जो टूट गया होता है तो उसमें क्या होता है, मरीज को बहुत दर्द होता है, खड़ा ही नहीं हो पाता, चल ही नहीं पाता, लचक आती है, इंस्टेबिलिटी होती है, खेल ही नहीं पाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें उनको फिर
ऑपरेशन थिएटर में ले जाना पड़ता है, तो सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये जो असेसमेंट है कि क्या ग्रेड है, ये मतलब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही जो इस फील्ड में है वही, तो मतलब ये इस तरह की इंजरीज होती हैं। दूसरी जो कॉमन इंजरीज जो हमने शोल्डर में देखी है वो होता है जैसे प्लेयरों का, बॉक्सर्स में मैंने कई बार देखा है, वुशु प्लेयर्स में देखा है, रेसलर्स में देखा है, कंधा निकलना शुरू हो जाता है, तो कंधा बाहर उतर जाता है, वो बार बार उतर जाता है, तो आगे कंधे की झिल्ली टूट जाती है। तो अगर छोटा मोटा सबलक्सेशन है कि हल्का सा निकला और चढ़ गया, तो हम लोग उनको एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन से ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर वो बार बार उतर रहा है तो फिर हमें उन्हें ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के लिए ले जाना पड़ता है। तो इस तरह की इंजरीज होती हैं जो हम कहते हैं, ग्रेडिंग करते हैं हम इंजरीज, ग्रेड 1 है, 2 है, ग्रेड 3 है, तो ये क्लिनिकल ग्रेडिंग होती है। जैसे आपने बताया डॉक्टर साहब, वुशु है या जूडो है, कराटे, बहुत एग्रेसिव टाइप के स्पोर्ट्स हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा इंजरीज होती भी होंगी। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो जैसे आपने बोला कि जब इमरजेंसी है, जैसे टूट ही गया है, तब तो इमीडिएट ऑपरेट करते होंगे। लेकिन कई बार ऐसे सुना जाता है कि जैसे कोई हल्का फुल्का दर्द हो गया, कोई मसल खिंच गई, या तो लोग कहते हैं कि बहुत दिनों बाद खेले हैं तो शायद हो गया होगा, वेट कर लेते हैं, कंप्रेशन कर लेंगे या आइस लगा लेंगे। तो क्या ये कहाँ तक सही है? क्या सिम्टम्स होने चाहिए जब उन्हें डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए? देखिए, जो कॉमनेस्ट जो हमें देखा है कि जो प्लेयर्स हैं, जो बच्चे हैं, ये वार्म अप नहीं करते, लेथार्जिक होते हैं। आप देखोगे किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को जब भी आप लेके जाओगे फील्ड में टेनिस की, तो कोच सबसे पहले 4 राउंड भगाता है, तो धीरे धीरे भाग रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, करना नहीं चाहते। लेकिन उसकी सबसे इंपॉर्टेंस है जो वार्म अप करना, मसल्स को गर्म करना खेलने से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक तो जो कोल्ड मसल है वो खेलोगे तब चोट लगी, या फिर वो इतना थक गया है बच्चा और फिर भी उससे आप खिलवा रहे हो, तो फटीग, मसल्स ऑलरेडी फटीग्ड है, स्पैज्म में है, उसके अंदर जान नहीं है मसल में, अगर उस कंडीशन में उसको खिलाते रहोगे तो फिर भी इंजरी होगी, चोट लगेगी। तो ये चीजें हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है। और बाय चांस लग गई चोट, सपोज लग गई, तो हमें इमीडिएटली, जैसे एंकल में लग गई या घुटने में लग गई या कंधे में लगी, सबसे पहले हमें उसको लोअर लिम्ब में तो राइज थेरेपी कहते हैं हम, अपर लिम्ब में भी यही है कि जिसमें सबसे पहले रेस्ट देना है, ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है उसको असेसमेंट करने से पहले। फिर आइस कंप्रेशन देना है, बर्फ होनी चाहिए, बहुत सारी बर्फ को लेके कपड़े में डाल के आपको लगाना है, कंटिन्यूस नहीं लगाना है। अगर कंटिन्यूस लगाओगे 5 मिनट से ज्यादा तो कोल्ड बर्न हो सकता है। अच्छा। तो लगा कंप्रेस देना है, फिर हटाना है, फिर देना है, फिर हटाना है। दूसरा है रेस्ट देना, उस पार्ट को इमोबिलाइज करना, आइस देना और कंप्रेस करना, दबा के रखना जिससे सूजन कम से कम हो। तो ये चीजें हमें करनी चाहिए इमीडिएटली ऑन फील्ड। अगर आराम लग रहा है, आपको लग रहा है मतलब कि स्वेलिंग कम हो गई है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, चलने फिरने में प्रॉब्लम नहीं है, तो आइडियली तो ज्यादा फिर से खेलना नहीं चाहिए, रेस्ट देना चाहिए 1-2 दिन का, और उसके बाद देखना चाहिए खेलने के लिए। लेकिन अगर इतनी प्रॉब्लम है कि पैर में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा और सूजन बहुत ज्यादा आ गई है, तो इसका मतलब लिगामेंट पूरी की पूरी टूट गई है, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी। तो आपने थोड़ा सा फर्स्ट एड भी बताया कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वो उसको आइस से करें, पर 5 मिनट से कम में रखना है, कंटिन्यूस नहीं लगाना। और उसको अगर उस जहां चोट लगी, जैसे पैर में लगी, तो उसको थोड़ा ऊंचा करके रखना, ऐसा भी सुनते हैं। हाँ, अगर आपको एंकल लग गया, बेसिकली है कि आपको लोअर लिम्ब में चोट लगी है, तो जो भी पार्ट अगर हाथ में लगी है तो उसको जो ग्रेविटी से मतलब हैंग नहीं करना है, आप उसको थोड़ा सा ऊंचा करके रखें जिससे सूजन ना बढ़े और सूजन कम से कम हो। जी जी। हमारे एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते जी, प्रश्न करें। डॉक्टर साहब को तो पहले बधाई दूंगा कि उन्होंने काफी डिटेल में बता दिया है और स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर काफी अच्छा काम कर रहा है। बस मेरा छोटा सा सवाल है, इस सेंटर में कोई आता है तो फ्री ऑफ कास्ट उसका ट्रीटमेंट होता है या उसकी चार्जेस लिए जाते हैं? दूसरा, अभी डॉक्टर साहब ने बताया स्पोर्ट्स मेडिसिन की ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसकी ट्रेनिंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ, भारत सरकार का हॉस्पिटल है, सब कुछ फ्री है यहाँ पे, ऑल ट्रीटमेंट फ्री है, ठीक है। और दूसरा जब स्पोर्ट्स मेडिसिन का है, स्पोर्ट्स मेडिसिन में हमारी तरह की 2 चीजें हो रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स जो एमडी स्पोर्ट्स मेडिसिन, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस। एमबीबीएस के बाद एग्जाम देना पड़ता है जिसके थ्रू एमडी स्पोर्ट्स मेडिसिन की सिलेक्शन होती है। बहुत बहुत धन्यवाद चटिया जी फोन करने के लिए, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता हमें मैसेज करके भी पूछ रहे हैं। राजू कुमार ने लिखा है आजमगढ़ से कि हमें ऑर्थराइटिस है और मेडिसिन भी चल रही है, अचानक दर्द बढ़ जाता है, तो
तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कैसे दिखाऊं? बहुत सारे हमारे पास आ रहे हैं जो आपको दिखाना चाहते हैं। ऐसे ही शिमला झुंझुनू से दिनेश शर्मा लिख रहे हैं कि मेरी पत्नी की उम्र 65 वर्ष है, उन्हें घुटनों में दर्द रहता है, पिछले 1.5 साल से उन्हें दवाइयां दी जा रही हैं, कैल्शियम विटामिन डी सब दिया जा रहा है, काफी राहत है, पर वो आपको दिखाना चाहते हैं। तो किस दिन आप बैठते हैं ओपीडी, कैसे आपसे अपॉइंटमेंट लें, ये प्रोसीजर थोड़ा पूछना चाह रहे हैं। ट्यूसडे फ्राइडे नॉर्मल डेज होते हैं और आप ऑनलाइन सफदरजंग की साइट पे भी एमसी की साइट पे जाके ऑनलाइन पोर्टल है स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं भी मिल रही है तो आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि हम कितने मरीज हैं, जो पेशेंट आ जाता है वो हम उसको देखते हैं। ओपीडी का टाइम नॉर्मली रजिस्ट्रेशन का 9 से 12 बजे का है। जी, इनका यही प्रश्न था। रघुविंदर सिंह जी ने सुभाष नगर से लिखा था कि क्या स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में एडमिशन ऑनलाइन भी अवेलेबल है या इंस्टेंट? तो आपने बता दिया दोनों तरह से, दोनों तरीके से। तो डॉक्टर साहब, और भी मैं आपसे जानूंगी थोड़ा आगे कार्यक्रम में कि किस तरह से वेबसाइट या कोई उस पर और जानकारी स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के बारे में मिल सकती है, जो इस कार्यक्रम में हमारा छूट जाए तो वो हमारे श्रोता वहां जाकर देख सके। आपने बताया कि आपने अभी रिसेंटली नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया, तो इस बिल्डिंग में क्या और फैसिलिटीज ऐड हुई हैं जो वर्ल्ड क्लास है, वो बताएं। सबसे पहले तो हमारे को जो ऑपरेशन, हमारी जो वेटिंग टाइम था करीब 6 महीने का वेटिंग टाइम था, तो हमने उसको देखते हुए भारत सरकार ने जो ओपीडी का इतना रश बढ़ता जा रहा था उसको देखते हुए ये नई बिल्डिंग बनाई है, जिसमें हमारे ऑलमोस्ट 3 to 7 ऑपरेशन थिएटर्स हो गए हैं हमारे पास, 1 इमरजेंसी और 6 नॉर्मल, तो डबल से ज्यादा हो गए हमारे पास सर्जिकल एस्पेक्ट अगर हम देखें। बेड जो हमारे पास सिर्फ 40 थे, वो हमारे पास करीब 122 आईपीडी और 30 दूसरे करीब 150 के करीब बेड्स हैं हमारे पास। अब बाकी जो हमारा जो विजन था स्पोर्ट्स मेडिसिन का, एक ही फील्ड जो पहले भी हमारे एक्सट्रैक्टर और बेसिक थे, और हमारा भी यही विजन है कि जब प्लेयर अगर आ गया तो उसको किसी और बिल्डिंग में जाना पड़े, सारा इलाज उसका उसी बिल्डिंग में हो जाए, एक्सरे, रेडियोलॉजी, लैब सब कुछ वहीं पे हो जाए, तो वो भी हमने एक्सपेंड किया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो रिहैबिलिटेशन पार्ट है, तो हमारे इसमें हमने एक हाइड्रोथेरेपी पूल बनाया है जिसमें हम वाटर बेस्ड एक्सरसाइजेस कराएंगे पेशेंट्स को, जिससे पेशेंट जल्दी रिकवर करे। दूसरा जो है, हमारे पास अत्याधुनिक मशीनें हैं, जैसे बैलेंस सिस्टम है, हुबर बैलेंस सिस्टम है, वो नया है। और हमारे पास अंडर वाटर ट्रेडमिल है जो जिसमें प्लेयर जब रिकवरी कर रहा होता है तो पानी के अंदर हम लोग रनिंग कराते हैं, इंक्लाइन पे एक्सरसाइजेस कराते हैं, जिससे जल्दी रिकवरी होती है विदाउट एनी इंजरी, और असेस भी कर सकते हैं। आगे हमारा प्रपोजल है बहुत जल्दी हमारा बायोमैकेनिकल लैब, फोर्स प्लेट, ये सब चीजें, जिससे हम लोग जब प्लेयर खेल रहा होगा, सपोज करो थ्रोअर है, कोई रनर है, तो वो भाग के आएगा तो हम उसको असेस करेंगे उसका गेट कि किस मसल में, किस पर्टिकुलर ग्रुप मसल्स में प्रॉब्लम है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे जिससे उसका एक्शन ठीक हो सके और वो उसी पर्टिकुलर मसल्स पे ज्यादा वर्क कर सके। सेम बैलेंस सिस्टम है, हम बैलेंस सिस्टम, हमारे पास एक बहुत ही अत्याधुनिक मशीन है। बैलेंस सिस्टम पे क्या होता है कि प्लेयर खड़ा होता है और डिफरेंट उससे हम एक्सरसाइजेज एक पैर पे खड़ा कराते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसकी किस पर्टिकुलर मसल में प्रॉब्लम है, ताकि हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें, ये नहीं कि उसको जिम भेज दें और बोलें कि ये सारी एक्सरसाइजेस करो। हमारे पास बहुत ही हाई क्लास जिम है, जो वर्ल्ड क्लास जिम है। प्रॉब्ली आई डोंट थिंक नॉर्थ इंडिया में इतना बड़ा जिम कहीं भी होगा और इतना बेहतर कहीं होगा, जिसमें हर तरह की चीजें हैं। दूसरा, हमारे पास मशीनें हैं जिससे हम VO2 मैक्स वगैरह पेशेंट का मेजर कर सकते हैं, जिससे हम लोग उसकी परफॉर्मेंस और इंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं। तो हम इन कोलैबोरेशन है, क्योंकि नया है अभी, हम इन कोलैबोरेशन है विद वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड वेरियस टीम्स एंड साई के साथ हम कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे प्लेयर्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा हो सके। जी, हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते मैम। नमस्ते, अपना नाम बताएं और प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। मैं दशरथ मंडल, GTV नगर ब्लाइंड हॉस्टल से बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरा एक जानकारी है कि मैं जैसे चलता हूँ तो मेरा पैर मतलब बहुत दर्द करता है, मतलब तेजी अगर रनिंग करते हैं तो बहुत मतलब दर्द करता है। और ये आपका हॉस्पिटल का एड्रेस अगर बता देते तो। आप दिखाइए हॉस्पिटल में आके, तभी पता लगेगा एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। रनिंग से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, स्ट्रेस इंजरी हो सकती है। हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है। राइट नाउ ये बिल्डिंग एम्स ट्रॉमा सेंटर के पीछे है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की बिल्डिंग है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में है। थैंक यू सर।
थैंक यू कॉल करने के लिए, और उम्मीद है कि आपको जो समस्या है उसका समाधान मिल गया, और वैसे भी डॉक्टर साहब से आप मिलने जाएंगे तो पूरी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और भी हमारे जो श्रोता हैं जो डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया है कि कहाँ पे पहुंचना है, कैसे आप ऑनलाइन भी रजिस्टर हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें और जाननी है, अभी भी समय है। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं 01123421080 और 23421082 पर। आपके मैसेजेस भी शामिल होंगे 9968751866 पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और लौट के आते हैं। आप अपने प्रश्न भेजते रहिए। हमारे साथ हैं आज स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जोशी। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक जोशी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली, और आज हमें वो स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के बारे में बहुत सी जानकारी दे रहे हैं। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो समय बहुत तेजी से भाग रहा है, आप जल्दी से हमें लिखकर भेज सकते हैं या फोन लाइन पर भी जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब आपके पास पेशेंट आता है कोई भी प्रॉब्लम के साथ, कोई भी लक्षण के साथ, दर्द है या उनको जो भी एक समस्या होती है, तो किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं इसको जज करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि जब पेशेंट से हम बात करते हैं तो पेशेंट्स को बोलने देते हैं उसको क्या प्रॉब्लम है, तो हम कोशिश करते हैं उसमें से पिक करना कि ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और डायग्नोसिस बनाने में जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब इमेजिंग से भी ज्यादा वो है। फिर हम देखते हैं कि हाँ इसमें मेनिस्कस वॉशर टूटी हो सकती है या लिगामेंट टूटी हो सकती है घुटने में, या शोल्डर में बैंकार्ड हो सकता है, या कुछ और मांसपेशी टूटी हो सकती है। अगर हमें ऐसा डाउट लगता है तो हम लोग फिर उनकी आगे की इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें अल्ट्रासाउंड और एमआरआई या सीटी स्कैन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट जो भी प्रॉब्लम होती है, तो उससे हम कंफर्म करते हैं वो चीज़ को। फिर उस पर हम डिसीजन लेते हैं कि हाँ अब ये सर्जरी की तरफ जाएगा या ये रिहैबिलिटेशन की तरफ जाएगा या फिजियोथेरेपी की तरफ जाएगा। तो उस तरह से हम इस तरह की बेसिक प्लानिंग जो हमारी चलती है ऑन एन एवरेज सारे पेशेंट्स के अंदर। बाकी एज फार एज द फैसिलिटीज़ जो हैं हमारे पास, जो लैब और रेडियोलॉजिकली फैसिलिटीज़ इन सेंटर हैं हमारी, तो इन सेंटर के अंदर उसी बिल्डिंग में होता है, कहीं दूसरे हॉस्पिटल में या दूसरे ब्लॉक में जाना नहीं पड़ता। तो आइडिया जो यही था हमारा, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ। सो एक बार एथलीट या प्लेयर या पेशेंट पहुंच गया अंदर तो जो सब कुछ उसका है उसी बिल्डिंग में ही होगा, सारे टेस्ट वहीं होंगे, सारा एग्जामिनेशन वहीं होगा, सर्जरी भी वहीं होगी, एडमिशन भी वहीं होगी, फिजियोथेरेपी भी उसी बिल्डिंग में होगी, और जो वापस जाएगा रिहैब के लिए बाद पेशेंट तो वो भी उसी उसमें होगा। तो इस सेंटर में जो हमें पुराने सेंटर से जो है कि हम कई बार रिहैबिलिटेशन के लिए प्लेयर आता है बहुत दूर से, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, 400 किलोमीटर दूर से आता है, अगर हमें लगता है कि ये अच्छे से उस एरिया में, उस गांव में अपने या उस कस्बे में अच्छे से फिजियोथेरेपी रिहैब नहीं कर पाएगा, तो कई बार हम लोग एडमिट भी कर लेते हैं मरीजों को एक हफ्ते के लिए, ताकि हम सुपरविजन में उसको सिर्फ एक्सरसाइजेस के लिए भी कई बार हम एडमिट कर रहे हैं आजकल। जी जी, हमारे एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो जी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। शालिनी मैम को बड़ी शालीनता से ही नमस्कार। नमस्कार, आप अपना नाम बताएं प्लीज और प्रश्न करें। और डॉक्टर दीपक जोशी सर को भी नमस्कार। हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। हाँ सर, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं अपनी गुज़िश्ता लाइफ में क्रिकेटर भी रह चुका हूँ और एथलीट भी रह चुका हूँ, पर उन दिनों मुझे कभी कोई सीरियस इंजरीज तो खैर नहीं हुई। क्रिकेट में मैं विकेट कीपर बैट्समैन था, पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेता था, फील्डर भी था। और एथलीट में मैं सर जैवलिन थ्रोअर था और डिस्कस थ्रोअर और रनर। बहुत बढ़िया। शॉट में कैच करने जा रहा था फ्रेंड का, तो वो मेरे को जो है वो आंख पे जो है बाई आंख पे लग गया, रेटिना के आसपास। और सर वो उस वक्त मुझे कोई मतलब हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं मिला, तो वो आंख मेरी उस वक्त जो है वो सिर्फ आंख पे ड्रेसिंग करके और जो है टेप लगा दी गई सर। मेरी मतलब मुझे बाई आंख से जो है दिखना बंद हो गया, दाई आंख से भी मुझे फिलहाल अब दिखना जो है बंद हो गया, टोटली ब्लाइंड हो गया हूँ मैं।
अच्छा। और बचपन से मुझे सर ना आरपी प्रॉब्लम है, आंखों में रेटिना जो पर्दा जो होता है ना सर, तो इसलिए एम्स में गया, गुरु नानक गया, तो उन लोगों ने जो है जवाब दिया कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। तो अब मैं जानना ये चाहता हूँ क्या मेरी आंखें जो है आपके यहाँ सफदरजंग में आगे ठीक हो सकती है? आंख एक्चुअली ये हमारे उसमें स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में इस चीज का ट्रीटमेंट नहीं होता है। बेसिकली जहां आपने एम्स में दिखाया है, एम्स प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया में। तो अगर उन्होंने बोल दिया तो आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है इसके अंदर, है ना। तो बेसिकली एम्स ही प्रॉब्ली सबसे बेस्ट सेंटर है इसका, आई जो स्पेशलिस्ट है वहाँ के। डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने अभी मेंशन किया कि इस तरह की तकलीफ हुई और हमेशा के लिए एक डिसेबिलिटी हो गई, तो इस तरह से क्या और भी केसेस होते हैं कि पूरी तरह से क्योर हो जाती? हमारा यही है, हम जब प्लेयर आता है तो भारत सरकार ने मैंने देखा है 10 पिछले कॉमनवेल्थ के बाद जिस तरह बच्चों का, प्लेयर्स का रुझान जो गेम्स की तरफ बढ़ा है, खेल कूद में बढ़ा है, वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है। और सेम चोटें भी एक्सपोनेंशियल बढ़ रही हैं। तो ट्रीटमेंट डेफिनेटली हमारे पास जो प्लेयर आता है वो है कि हमारा टारगेट तो यही होता है कि ही हैज टू रिटर्न टू इट्स फील्ड, जल्दी से जल्दी फील्ड में वापस आए और खेल सके। हाँ, कुछ ऐसा कई बार होता है कि इस तरह की चोटें लग जाए जिसमें जो कि हमें लगता है कि वो पर्टिकुलर डिसहार्टन हम कभी किसी को नहीं करते हैं कि उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, सपोज करो जिम्नास्ट है, उसकी 3 लिगामेंट टूट गई और वो नहीं, हमें लगता है कि अब जिम्नास्ट नहीं कर पाएगा, खेल तो लेगा, कर तो लेगा जिम्नास्टिक, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच जाएगा। तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि कोई दूसरा गेम वो पकड़ सकता है, स्विमिंग कर सकता है, साइकिलिंग कर सकता है। तो इस तरह गेम मॉडिफिकेशन हम लोग एडवाइस करते हैं, पर एज सच हम लोग जनरली किसी को डिसहार्टन नहीं करते। हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि वो एक गेम से दूसरे तरफ जाए और वहां पे वो एक्सेल करने के, क्योंकि जुनून नहीं होते हैं, बच्चे खेलना चाहते हैं, तो हम लोग जनरली करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम से आई विल से 99% टाइम तो डेफिनेटली रिकवरी होती है। और बहुत ही ध्यान से ऐसे कोच को बुला के, पेरेंट्स को बुला के, जनरली बच्चों को डायरेक्टली नहीं बोलते, साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके हम बहुत ही ध्यान से बच्चे को डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि वो डिसहार्टन ना हो बिल्कुल। और बेसिकली हमें उसको ऑप्शन देनी चाहिए कि चलो ये नहीं तो आप ये करके देखो। वही मैं जानना चाह रही थी, जैसा आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, आजकल अवेयरनेस बढ़ गई है, स्कूल्स में भी स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं, बच्चों को बोलते हैं कि हाँ खेलिए, फैसिलिटीज भी हैं। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी कई बार उन गेम्स में आते हैं जहां पर इंजरी के चांसेस होते हैं। तो आपने बताया कि किसी तरह से भी कोशिश की जाती है कि अगर वो नहीं ठीक हो पा रहे या पूरी तरह से रिहेबिलिटेट नहीं हो पा रहे तो किसी और गेम के ऑप्शन को दिया जा सकता है, एक्सप्लोर किया जा सकता है। एक हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब। हेलो जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, मैं राहुल यादव, सीतामढ़ी जिला, बिहार से बोल रहा हूँ। जी राहुल जी, अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब को मेरा प्रणाम। हाँ जी नमस्कार। जी सर, मेरा कहना कि क्लेवाइकल मेरा 6-7 महीना पहले फ्रैक्चर हुआ था। तो डॉक्टर दिखवाए भी थे, तो अभी तक जुड़ नहीं रहा है। हाँ देखिए, ऐसा है, क्लेविकल आपको डॉक्टर मिला, ऑल टुगेदर स्पोर्ट्स इंजरी तो नहीं है ये, फिर भी मैं आपको बता दूं, क्लेविकल फ्रैक्चर अगर ना भी जुड़ रहा हो अडल्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप फाइब्रस यूनियन होता है, अगर बोन से बोन नहीं जुड़ रही है तो मांस से मांस जुड़ जाता है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाईएस्ट लेवल तक आप खेल सकते हो, हाईएस्ट लेवल तक आप भारी से भारी काम कर सकते हो। तो एक्सरे की तरफ मत जाइए, तकलीफ की तरफ जाइए कि आपको तकलीफ क्या हो रही है, ट्रीटमेंट तकलीफ का किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम इस फोन कॉल से पहले बात कर रहे थे, छोटे बच्चों को अगर चोट लगती है तो आपने बताया कि हम उनको काउंसिल करते हैं, तो क्या इस तरह के काउंसलर्स भी होते हैं क्या स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में जो बच्चों को काउंसिल करें, या एडल्ट्स को भी कई बार जरूरत पड़ती है? हाँ, ये एक फील्ड है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के लिए हमें कुछ और गैजेट्स मंगा रहे हैं, हम लोग बायोमैकेनिकल लैब वगैरह खोलेंगे, हम फिर टीम्स के साथ, कोच के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे जिससे हम देख सकें कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में ज्यादा बेहतर कर सके। अभी ये फैसिलिटी नहीं है, पर आई थिंक विद इन अ ईयर आई थिंक हम लोग इसको स्टार्ट कर लें, हम वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में भी। दूसरा है कि बच्चे चोट, भगवान ने बच्चों को बनाया है तो भगवान ख्याल भी बच्चों का बहुत अच्छे से रखते हैं, तो बच्चों की चोटें हमने देखा है छू मंतर बहुत फास्ट रिकवरी करती हैं और बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। द अदर थिंग इज कोचेस के लिए जो है कि ये है कि बच्चों को वार्म अप कराना और फटीग में नहीं खिलाना। ये नहीं है कि धूप हो रही है पानी पीने मत दो, क्रैम्प्स आ रहे हैं और बोलो बिना पानी पिए खेलो, पूरा फील्ड दो, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे की कैपेसिटी डिफरेंट है। तो आप सबको एक ही उसमें हाँक नहीं सकते, आप सबको एक ही उसमें इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे होंगे। तो
हर बच्चे को एडिक्वेट टाइम दो, फटीग में मत खिलाओ। बच्चा कह रहा है कि मैं थक गया हूं तो उसको रेस्ट दो, फटीग में कभी मत खिलाओ, अदरवाइज फटीग में उसको परमानेंट इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। जी, यही मैं अभी जानना चाह रही थी। कार्यक्रम का समय बहुत कम बचा है डॉक्टर साहब। बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं उनमें से कुछ प्लेयर्स होंगे, कुछ पेरेंट्स होंगे, कुछ कोचेज होंगे जो स्पोर्ट्स के साथ किसी न किसी तरह से जुड़े होंगे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगे स्पोर्ट्स के साथ जो जुड़े हुए हैं? जो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए है कि सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंक्शन। जितना यूज करोगे उतना बेहतर आपकी बोन और स्केलेटल सिस्टम होगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है डाइट एडिक्वेट होनी चाहिए, जिसमें कैल्शियम की मात्रा 1300 mg करीब बच्चों में, 1000 mg करीब अडल्ट में होनी चाहिए। मतलब डेफिनेटली डाइट फेयर्स बहुत ही बड़े, ऐसे नहीं है कि सिर्फ फ्राइड खाना खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है। तो बच्चों को काउंसिल करना पड़ेगा, हेल्दी भी खाना पड़ेगा, प्रोटीन्स भी लेने पड़ेंगे, एडिक्वेट न्यूट्रिशन भी लेना पड़ेगा, तभी आपकी मसल्स बिल्ड होंगी और तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। दूसरा है कि कोचेस के लिए वार्म अप, डेफिनेटली हर कोच आजकल जो भी मेरे पास आ रहे हैं प्रोफेशनल होते हैं, सबको पता है कि कैसे वार्म अप कराना है, कैसे करना है, आगे करना है। तो वार्म अप करना बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, और सबको बच्चों को गाइड करना चाहिए। बच्चे तो नादान होते हैं, उनको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज की अगर लंबे टाइम तक खेलना है। दूसरा है कि जो प्रिवेंशन ऑफ इंजरी, फटीग में कभी नहीं खिलाना है, फटीग में चोट लगेगी। अगर छोटी चोट लग गई है तो उस दौरान बच्चे को मत बोलो कि कंपटीशन खेलेगा, कंपटीशन तो पूरी जिंदगी है खेलने के लिए। तो ये कोचेस को अपना मेडल को हट के बच्चे को एडिक्वेट 2 हफ्ते 3 हफ्ते जितना डॉक्टर बताता है रेस्ट देना, उतना रेस्ट देके फिर ही खिलाना चाहिए। अदरवाइज ऐसी इंजरी ना हो जाए जिसके लिए पता लगा 1 साल के लिए बच्चा बाहर हो जाए स्पोर्ट्स से, फिर उतना मेंटली भी स्ट्रांग ना हो पाए कि खेल पाए हाईएस्ट लेवल तक। डॉक्टर साहब, आपने बोला कि खान पान का भी बहुत इसमें महत्व है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन्हें खाने का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का ध्यान रखें? बैलेंस डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो न्यूट्रिशन है, जो प्लेयर्स हैं उनके लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो अपना गेम खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ भी करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कि आपकी मसल स्ट्रांग हो। तो इन सब के लिए आपको प्रोटीन्स एडिक्वेट अमाउंट में लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको लिमिटेड लेना होता है। जो हायर जो फ्राइड डाइट्स हैं, पिज्जा, बर्गर्स और ये फ्राइज हैं, ठीक, डेफिनेटली मैं मना तो नहीं करूंगा बच्चों को कि बिल्कुल ही मत छोड़ दें, लेकिन हेल्दी फूड भी सेम मात्रा में लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि जो कैल्शियम अमाउंट है हमारा, जो ये मैक्सिमम 30-35 साल तक बढ़ता है हमारा। तो जितने लोग एडिक्वेट डाइट रखेंगे और जितना हम अपना बोन डेंसिटी बना के रखेंगे, 30 ईयर पे मैक्सिमम होती है, तो तब तक आपको डाइट ऐसी रखनी है ताकि आपकी जो पीक बोन डेंसिटी है वो हाईएस्ट हो, ताकि आपको बाद में ओल्ड एज में प्रॉब्लम ना हो। तो हमने आज जानकारी प्राप्त की स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के बारे में। चलते चलते ये जरूर जानना चाहूंगे डॉक्टर साहब, ऑर्थो तो इसमें मेन है जो आपने बताया, तो किस तरह से ये ऑर्थोपेडिक जो और भी बहुत सारे हमारे सेंटर्स हैं उनसे ये अलग है, इसके बारे में बस चलते चलते। तो दिस इज ए कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मेनी फैसिलिटीज। तो ऑर्थोपेडिक्स एक पार्ट है, एक इसका पीएमआर, इस हमारे यहाँ जो फैकल्टीज और रेजिडेंट्स हैं वो हैं ऑर्थोपेडिक्स मैक्सिमम। फिर हमारे पास एनेस्थीसिया टीम है जो हमारी पेन क्लिनिक, पेन मैनेजमेंट। फिर हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट बहुत सारे एडिक्वेट हैं। फिर हमारा स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट विंग है जो कि बहुत ही एक्टिव है इसके अंदर, तो वो भी अलग फैकल्टी है इसके अंदर। पीएमआर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स भी हमारे साथ, सो डाइटिशियन है, साइकोलॉजिस्ट है। तो ये बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स है, फैसिलिटीज हैं, ये मिल के स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर बनाती हैं, जबकि ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं जो ट्रीट करते हैं। जी, तो आज हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की और आज का जो हमारा विशेष रेडियो डॉक्टर था वो स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर पर आधारित था। तो हमें उम्मीद है कि आपके मन में जो भी दुविधा थी, जो भी प्रश्न थे स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में, बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, वो आज आपने इसके समाधान प्राप्त कर लिया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में रहे डॉक्टर दीपक जोशी जो डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली के। डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला, आप यहाँ तक आए, आपने इतने सारे प्रश्नों के जवाब दिए हमारे भी और श्रोताओं के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद। और श्रोताओं, फिर मिलेंगे कल आपके साथ एक नए अंक के साथ। आप सुनते हैं रेडियो डॉक्टर डेली 3 से 4 बजे। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।